गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल डी ट्राइब पोर्ट पे। आज हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल। ये इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका आपका हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। ये आखिर प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल है क्या, इस बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस बारे में आप जानिए एक जनरल में कि एक बुक का आपके पास अलमारी है, उसमें बहुत सारे बुक रखे हुए हैं। आपको जो है उसके बारे में जानकारी नहीं है। आप क्या करेंगे, जाएंगे बुक को खंगालेंगे, वो मेरे काम की बुक कौन सी है जो लेना है। मान लीजिए वहां एक आदमी बैठा हुआ है जो कि उस बुक के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो बुक में जो अलमारी बुक रखा हुआ है वो जानता है। आप खोज लिए, आपको नहीं मिला। आप वो आदमी को बोलेंगे कि अंकल इसमें से मुझे ये फलना बुक चाहिए, वो आपको निकाल के दे देगा, लो भाई। तो देखिए, यहां तक अब इस कहानी को रहने देते हैं। अब हम प्रीएम्बल पे जाते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ, उसके साथ प्रीएम्बल बन के तैयार हुआ और प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। फिर कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल किया गया कि प्रीएम्बल एज ए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, इस पे चर्चा। इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने पहला बार फैसला दिया और कि कहा कि जब वो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, तो जब ये पिटीशन फाइल किया गया था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठने वाले जो लोग थे, मेंबर्स लोग, और जवाहरलाल नेहरू भी उस टाइम क्या थे, जिंदा थे। उन लोग मौजूद थे। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ, उनके बेंच और जज को, कि ये जो प्रीएम्बल है एज अ पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये ना रहे तब भी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ठीक ठाक है, यानी प्रीएम्बल को एज अ पार्ट उसने फैसला सुनाया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ, तो पहला देखिए फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट का कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर कुछ समय के बाद फिर से पिटीशन फाइल हुआ, अब आगे फिर उस पर चर्चा हुई। तो उस नेक्स्ट जो फैसला आया, उस टाइम क्या हुआ कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे, जो बैठने वाले थे, मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे उसमें, उन लोग जिंदा नहीं रहे और उन लोग जा चुके थे, यानी कि उन लोग का मौत हो गया था। अब देखिए, वहां से हम लोग अपने किताब की ओर आते हैं। इस बात को तब हम समझेंगे। देखिए, अब क्या हुआ कि आप बुक से जो किताब लेके गए थे वो पढ़ लिए। अब आपके बेटा आपके आते हैं, वही अलमारी है, लेकिन वहां पे जो आदमी बैठा हुआ था जानकार, वो भी नहीं रहा, नहीं आप रहे। बेटा गया किताब लाने बेटा गया, उसने देखा कि इतनी सारी किताब है, फलना किताब मुझे चाहिए, कौन सी किताब उठाए भाई। तो क्या करेगा, सारे बुक को खोलेगा, सारे को पढ़ेगा। इतना वक्त नहीं है कि उसमें अब हजारों किताब है, उसको खोल खोल कैसे पढ़ेगा। तो पता चला कि उसके काम की किताब कौन है पता ही नहीं चला, वो उसका उम्र निकल जाएगा। तो क्या देखेगा कि बुक के ऊपर आप देखिएगा प्रीफेस लिखा होता है, यानी कि उस बुक का समरी लिखा रहता है, यानी इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन लिखा रहता है बुक का पहला पेज, कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, ये पहले पेज में दर्शाया हुआ रहता है। अच्छे आप स्टैंडर्ड बुक में जाइएगा तो इस बुक में आपको क्या क्या कंटेंट है, किस बारे में चर्चा है, ये सारा चीज उसमें लिखा रहता है। तो वो आपका बेटा जो होगा वो क्या करेगा, वो बुक का एक पेज पलटेगा, प्रीफेस पढ़ेगा, यानी समरी इंट्रोडक्शन बुक के बारे में रख देगा। अगला बुक पढ़ेगा, यानी कि इस तरह उसको हर बुक में 2 मिनट मैक्सिमम लगेगा, और वो 300-400 जो किताब होगी वो इतना देर में खत्म करके अपने काम की किताब निकाल के चल देगा। इससे पता चला कि ये जो प्रीफेस है, इसको पढ़ने से उसको पूरा बुक पढ़ के नहीं देखना पड़ा कि वो बुक आखिर किस बारे में चर्चा कर रही है। अब देखिए, यही आप यहाँ प्रीएम्बल पा जाइए। जब प्रीएम्बल जो बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं रहे, तो अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि प्रीएम्बल को एज अ पार्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये प्रीएम्बल जो है हमारी मदद करती है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। इसीलिए आप देखिएगा प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये क्या करता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे समझने में मदद करता है। कौन, प्रीएम्बल। ये एज अ समरी है। आपको अगर हम अब जाएंगे, हम तो लॉ नहीं पढ़े हैं, नहीं आप कोई लॉ पढ़ा है, नहीं वो पढ़ा है। मान लीजिए साइंस का कोई स्टूडेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो तो प्रीएम्बल नहीं पढ़ रहा है। अब उसे जानकारी नहीं है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, प्रीएम्बल को उठाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय प्रीएम्बल पढ़ लेगा कि हमारे देश के बाद कैसा देश है। तो पता चलेगा हमारा देश सोशलिस्ट है, सेकुलर है,
सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हमारा देश जो इंटीग्रिटी की बात करता है, फिर हमारा देश ब्रदरहुड का बात करता है, फिर इमोशनल एकता की बात करता है, यानी कि इमोशनल वननेस का बात करता है। ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है एक सोशलिस्ट यानी वेलफेयर हो, हर तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। ये सब हमारा देश जो है, ये सब हमारे कानून में बात किया जाता है। वो एक प्रियम्बल को देखकर, प्रियम्बल को पढ़ के समझ जाएगा, उसके ज्यादा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक आम नागरिक को जिसको कि कानून का पढ़ाई नहीं, तो वो एक बार पढ़ा प्रियम्बल, बारी सारी बातों को समझ लिया। तो प्रियम्बल देखिए, सेकेंड जब बेंच हुई सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें बोला गया कि प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक, और फिर एक बार और पिटिशन हुआ कि इसमें समरी हुआ, इसमें जो है कुछ वर्ड्स थे जो कि आपका जो है पहले से इसमें ऐड नहीं था, जिसे कि बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1976 में, इस वक्त में इतना अमेंडमेंट हुए कि इस अमेंडमेंट को एज अ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया। यानी कि छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना अमेंडमेंट इस टाइम के छोटा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह मान लिया गया 42 अमेंडमेंट को, जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उसी टाइम इमरजेंसी हुई थी। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रियम्बल। मुझे उम्मीद है प्रियम्बल को आप समझ लिए होंगे। देखिए, प्रियम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पास किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, जैसे कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपने प्रोग्राम बनाया कि मुझे यूपीएससी निकालना है और यूपीएससी क्रैक करना है, या फिर एसएससी जेई बनना है, तो आप एक पेज खोलेंगे, उसका सिलेबस लिखेंगे, डिजाइन करेंगे, अपना प्रोग्राम बनाएंगे, सारा चीज लिख लेंगे, उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज ए प्लान था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा, तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बात की चर्चा की जाएगी, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बात रहना आवश्यक है, इस पर जोर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग अब समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी समझ लिया और प्रियम्बल भी समझ लिया। अब देखिए, इस बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे प्रियम्बल बेस्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसको 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, ड्राफ्टेड बाय प्रियम्बल, ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया था। और किसने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बोरोड फ्रॉम यूएसए। देखिए, यूएसए से बोरो है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही यूएसए से बोरो है। तो जब ये आपको यूएसए से है, तो ये भी क्या होगा? यूएसए से होगा। ठीक है, देखिए, आवर प्रियम्बल कंटेन्स आइडियल्स एस्पिरेशन ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रियम्बल ऑल्सो कॉल्ड, प्रियम्बल को आपने बताया इंट्रोडक्शन एंड समरी। आपको अभी हम एग्जाम्पल दिए थे। आप ज्यादातर बुक देखिएगा, स्टैंडर्ड बुक, तो बुक का देखिएगा चैप्टर को शुरू हो रहा है, तो उससे पहले एगो लेफ्ट कॉर्नर में बना होता है व्हाट वी विल बी लर्न। इफ लेफ्ट कॉर्नर में स्टैंडर्ड बुक को देखिएगा, तो व्हाट वी विल बी लर्न होता है, और देन जब चैप्टर फिनिश होता है तो व्हाट वी लर्न वो भी होता है। आप एक स्टैंडर्ड बुक देखिएगा, तो बहुत अच्छा बुक होगा जो, तो आप, मेरे पास भी वो बुक है, अभी मैं आपको दिखला सकता हूँ अगर होगा तो, नहीं तो अंदर कहीं रखा होगा तो फिर तो मुश्किल है। उसमें देखिएगा कि लेफ्ट साइड में होगा व्हाट वी विल लर्न होगा, और जब चैप्टर फिनिश होता है तो उस पर लिखा होगा व्हाट वी लर्न, दोनों से रहता है, यानी समरी पहले पढ़ने वाले क्या है वही। ये इंट्रोडक्शन भी है, प्रियम्बल हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन भी और समरी भी है। तीसरा क्वेश्चन, प्रियम्बल हैज द अमेंडमेंट ओनली वंस 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946, जो कि आपका इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। अंडर दिस अमेंडमेंट 3 वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ड, और इसे ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं कि आपका जो है 3-4 बार ऑब्जेक्ट, कौन कौन सा वर्ड जो है अमेंड किया गया था, इस बात पे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। 3 वर्ड्स वेयर एडेड इन प्रियम्बल। वो कौन कौन से वर्ड थे? ये 3 वर्ड्स कौन कौन से थे? आपका एक लिखिए,
सोशलिस्ट है, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड, इसमें जो आपके वर्ड्स है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसमें जो वर्ड्स जोड़े गए थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को जोड़े गए थे। आप इतने नोट्स कर लीजिए, तो नेक्स्ट हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। अब खाली आपको नोट्स करना है, बात पूरी समझ चुके हैं आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब नोट्स कर लीजिए। इसके बाद फिर इसके वर्ड्स को समझेंगे, कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो गाइज हम आगे की अब चर्चा करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को जोड़े गए थे। अब हम आगे देखेंगे 3 वर्ड्स को कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे। तो पहला सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? तो हमने आपको बताया आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि उस टाइम आपका रूल किया था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का समय था। फिर देखिए आपको मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पहला जो आपका फैसला हुआ था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रीएम्बल को पार्ट्स नहीं माना गया था, लेकिन जब सेकेंड फैसला हुआ, दोबारा जब पिटीशन हुआ, दोबारा जब फैसला दिया, तो उस टाइम प्रीएम्बल को सुप्रीम कोर्ट में एज अ पार्ट माना। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिकॉज क्योंकि ये हेल्प करता है, क्या करता है, इट हेल्प अस टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन मतलब अर्थ या व्याख्या। ये क्या करता है, अर्थ को समझने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करता है, यानी अर्थ को समझने में मदद करता है। फिर प्रीएम्बल हमें टेल्स कहता है, क्या कहता है, प्रीएम्बल टेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन टू द पीपुल बाय द पीपुल देमसेल्फ। इस बहुत बड़ा ये अर्थ कह रहा है, ये छोटी बड़ी बात नहीं है कि प्रीएम्बल जो है ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बाय द पीपुल टू द पीपुल बाय द पीपुल देमसेल्फ, पीपुल को दिया गया, यानी कि लोगों को दिया गया, लोगों के द्वारा ही दिया गया। खुद को हमने लिया और फिर खुद के द्वारा लिया। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर ऐसा नहीं कहता प्रीएम्बल, ये बात अगर नहीं रहती, मान लीजिए अगर इसके जगह अगर ये कह देता कि टू द पीपुल बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो मामला यहाँ गड़बड़ा जाता, फिर गड़बड़ हो गया। आप नेक्स्ट जनरेशन आता, वो कहता कि हम तो उस टाइम नहीं थे भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठा था, तो हम उसी कानून को अभी क्यों माने, इस कानून को हटाओ, कह देता ऐसा ना। लेकिन नहीं, आप जब भी पढ़िएगा इसको, जब भी आप पढ़िएगा तो क्या होगा, आप इसी कानून को मानिए, क्योंकि आपने खुद को खुद के द्वारा दिया गया है। फिर देखिए प्रीएम्बल्स जो है नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या है, इसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी, सुप्रीम कोर्ट जो है अगेंस्ट गवर्नमेंट को भी क्या करती, इम्प्लीमेंट आइडिया, इसमें जो आइडिया दिया गया था, कोई भी आपको कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, इसके बिहाफ पर, सिर्फ प्रीएम्बल के बिहाफ पर। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि हमारा देश पहले सेकुलर नहीं था, अब सेकुलर हो गया जब से ये वर्ड जुड़ा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा देश सेकुलर वर्ड्स जो है वो जोड़ने से पहले भी ये सेकुलर था। आप फंडामेंटल राइट्स में जाइए, फंडामेंटल राइट्स के बातों को पढ़िए, उसकी जानकारी लीजिए। फंडामेंटल राइट्स हमें यह इजाजत देता है कि हर नागरिक अपना अपना धर्म, इसमें पूरा मान्यता है कि वो अपने धर्म को माने, और कोई सरकार का यानी कि इस स्टेट का कोई धर्म नहीं है, हमारा देश का धर्म नहीं है, लेकिन देश के लोगों का अपना अपना धर्म है। ये फंडामेंटल राइट्स में है। ऐसी बात नहीं कि जुड़ा तब हुआ। ये जो आपके कुछ लोग हैं जो गलत अफवाह देते हैं कि पहले सेकुलर नहीं था, जी पहले ही सेकुलर था, वही वर्ड को यहाँ पे दे दिया गया ताकि ये सेकुलर है ये बात लोगों को पता चले। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके वर्ड्स पे जाते हैं। इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ चुका है।
और कैसे पूछता है कि लाइन बाय लाइन पूछता है कि हमारे इसमें प्रियम्बल में इसका सीक्वेंस क्या है इस वर्ड्स के, तो सीक्वेंस भी आपको याद करने होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो गाइस अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्ड्स जो है प्रियम्बल में वो कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो आपके वर्ड्स जो है, पहला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन वर्ड्स का क्या मतलब है, उसके बाद आपके सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और उसके बाद रिपब्लिक आता है। तो रिपब्लिक का यहाँ जगह नहीं रहा, नहीं तो रिपब्लिक यहाँ भी लिखते। सॉवरेन का मतलब होता है नो एक्सटर्नल पावर इज सुपीरियर देन अस, यानी कोई भी बाहरी ताकत हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सुपीरियर नहीं है। कोई भी लो है तो वो पहला मेरा मैटर, उसको हम अपने मैटर हम अपना समझेंगे, उसके बाद आपका कुछ है तो आप कुछ है भाई। आप अपने देश में जो भी होंगे जो होंगे, हम अपने देश में हम मालिक हैं। इसका मतलब नो एक्सटर्नल पावर सुपीरियर देन अस का मतलब है नो फॉरेन रूल। इसका मतलब होता है नो फॉरेन रूल। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में होता है वेलफेयर फॉर ऑल, यानी कि नो कंसंट्रेशन ऑफ मनी एंड द पावर इन द फ्यू हैंड्स। ये लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप कंसंट्रेशन ऑफ पावर इंडिया में देख लेंगे, सिर्फ 1% आदमी है इंडिया में जिसके पास 50% कंसंट्रेशन ऑफ मनी है। 50% देश का पैसा सिर्फ 1% आदमी के पास है। पावर देख लीजिए, पावर भी चंद लोगों के पास ही है, हर किसी के पास तो पावर नहीं है। चंद लोग हैं। अब सेंट्रल है, वो चाहता है अपने अपोजिशन पे जब मन चाहता है तब रेड करवा देता है। ठीक है, पावर एक सेंट्रलाइज हो गया है, एक आदमी के पास है। स्टेट कुछ बोलता है तो वो जो है सेंट्रल उस बात को मानती नहीं है, अगर सेंट्रल इसमें है तो लिस्ट में जब बना दिए, कानून बना दिए इसी उसके बाद सेकुलर, नो स्टेट रिलीजन बट द सिटीजन में हैव देयर ऑन रिलीजन। इसका मतलब क्या है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, यानी कि हमारा जो स्टेट यहाँ पे मतलब कंट्री हो रहा है, तो कंट्री हमारा जो है हिंदुस्तान, इसका अपना रिलीजन नहीं है कि एज बहुत सारे कंट्री है, जैसे आप सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे फ्रीडम ऑफ है कि आप दूसरा धर्म को मानिए, लेकिन ये एज ए इस्लामिक है, उसका लॉ इस्लामिक है, लेकिन लॉ इस्लामी चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या, हमारा देश क्या सेकुलर है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसका सेकुलर है। इसका अपना लोगों को जो अच्छा लगा ह्यूमन के हिसाब से एक मानवता का जो कानून होना चाहिए वो कानून बनाया गया मानवता के लिए। और सिटीजन का अपना अपना कानून है, और सिटीजन में है देयर ऑन रिलीजन, सिटीजन का अपना रिलीजन है। अगर वो अपने रिलीजन के हिसाब से कानून मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपका शादी का हो गया, हिंदू का शादी का रिवाज अलग है, आप मुस्लिम में जाइएगा तो मुस्लिम का शादी का रिवाज अलग है, क्रिश्चियन का शादी का रिवाज अलग है। तो लोग इस फ्रीडम है कि वो अपने रिवाज जो है, अपना जो आप समझ लिए अपना जो कल्चर है उसको अपनाए रखने का, आप अपना जो फंडामेंटल जो है राइट्स उसको अपना चलाते रहिए। फिर डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब डेमो मतलब सिर्फ पीपुल होता है, क्रेसी मतलब रूल होता है, यानी कि पीपुल का जहाँ रूल हो, पीपुल का रूल डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। ऐसा डेमोक्रेसी में तो पीपुल का रूल नहीं, पीपुल का रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल है। जैसे कि पीपुल का ही आदमी, एक चुनाव हुआ बहुत मजबा में, बहुत लोग चुने, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट नहीं चुने, इनडायरेक्ट चुना गया। डायरेक्ट हम लोग किससे चुना, एमपी को चुना। एमपी क्या किया, वो प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया कि हमारा एमपी ये होगा, हमारा एमपी जो है वो वोट दिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर चुना गया। तो पार्टी को हम लोग चुनते ही लगभग तो साफ ही हो जाता है, जो पार्टी आप चुने तो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर वो कैसा नेक्स्ट बनेगा वो तो पता ही रहता है। प्राइम मिनिस्टर पता नहीं है तब भी पता रहता है इसका जो रवैया रहेगा वो कैसा रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री शुड रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। जो पीपुल है वो जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जो चुना उसी के द्वारा गवर्नमेंट यहाँ पे रन होगा। फिर उसके बाद रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक मतलब होता है, यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद आपका होता है 4 हो गया 5 हो गया रिपब्लिक।
रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द कंट्री हो वो भी इलेक्टेड हो। इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड हो। जैसे कि इंडिया में हेड ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर नहीं है, राष्ट्रपति एज हेड ऑफ द कंट्री है, वो इलेक्टेड है। क्योंकि देखिए आप यूके में जाइएगा, यूके में हेड ऑफ द कंट्री कौन है, वहां के जो प्रिंसेस है वो है, और वहां की जो रानी है या फिर जो राजा होगा वो होता है हेड ऑफ कंट्री। अब प्राइम मिनिस्टर अलग है, वो तो देश को चला रही है, लेकिन कोई भी अब फैसला लेना है तो हेड ऑफ द कंट्री का सिग्नेचर चाहिए। यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर जो है काम तो करते हैं, लेकिन किसके बिहाफ पर, आपके प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करते हैं। हर फैसला प्राइम मिनिस्टर का होता है, लेकिन सिग्नेचर उस पर किसका रहता है, प्रेसिडेंट का रहता है। अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा कोई बिल। लेकिन वो ऐसा लॉ बनाया गया है हमारे देश में कि उसको पास करना ही पड़ता है। आप प्रेसिडेंट कोई भी हो, उसको है कि आप ज्यादा रख नहीं सकते हैं, पॉकेट कर सकते हैं या फिर वापस रिव्यू के लिए दे सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, आप नल नहीं कर सकते हैं कि कानून नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। जो आपको प्राइम मिनिस्टर आपको दिया, आपको सुझाव दिया कि इस पे कानून बनेगा, तो आप लगभग हर प्रेसिडेंट जो है उस कानून को मान ही लेता है, उस पर सिग्नेचर कर देता है। नहीं सिग्नेचर करेगा तो जिसका सरकार है वो क्या करेगा, इस प्रेसिडेंट को हटाओ, आपको बिल लाएगा, बिल ला के हटाने का बिल लाएगा प्रेसिडेंट का। जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कैसे हटाया जाता है प्रेसिडेंट को। बिल ला के लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास कर दिया जाएगा। 14 दिन के बाद, 14 दिन पहले उसको दिया जाता है मौका। तो इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री इलेक्टेड हो। इसमें देखिए इंडिया में आपका प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द कंट्री, जो कि क्या होता है, इलेक्टेड होता है। कौन इलेक्ट करता है, तो आपका MLA एंड MP। MP कौन सा, आपके लोकसभा के MP। राज्यसभा के MP जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ लोकसभा के। राज्यसभा क्योंकि डायरेक्ट नहीं होते, हम लोग को मेंबर जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसको हम लोग नहीं चुनते। फिर इसमें MLA सिर्फ लेते हैं, MLC जो है वो पार्ट नहीं लेते। MLC जैसे आपका विधान परिषद जो होता है उसका मेंबर पार्ट नहीं लेता है इस चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में। फिर आपका यूएसए भी क्या है, एक रिपब्लिक है, यहाँ भी डेमोक्रेसी, डेमो प्लस रिपब्लिक है यूएसए में। फिर आपका यूके है आपका डेमोक्रेटिक बट एंड डेमोक्रेटिक मोनार्ची है, ये मोनार्शियल या सिस्टम है। यूके में आपका डेमोक्रेटिक प्लस मोनार्ची है। यहाँ पर आपका यहाँ रिपब्लिक नहीं, हेड ऑफ द कंट्री चुना नहीं रहता है। वहां का जो रानी है एलिजाबेथ वही हेड ऑफ द कंट्री है, नेक्स्ट जो आएगा राजा वही हेड ऑफ द कंट्री रहेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। यहाँ समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स जो है उसके बाद चर्चा करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारा जो वर्ड्स है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, जस्टिस, फेयरनेस, यानी कि हर कोई जस्टिस मिले, फेयरनेस हो जस्टिस में, ऐसा नहीं हो जो पैसा वाला है उससे बचा लिया जाए, जो गरीब उससे मार दिया जाए। लेकिन ये ऐसा है सिर्फ प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखिएगा जो पैसा वाला होता है वो आराम से छूट जाता है, गुंडा खुला सांड की तरह घूमता है। आपको यही भी देख ली, किसान पे जो चलाया है गाड़ी वो घूम रहा है, अभी तक जस्टिस नहीं हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह इतना दिन तक जस्टिस नहीं हुआ, खुला सांड की तरह घूम रहा है। तो क्या पैसा है, मंत्री है आदमी, उसका बाप मंत्री है तो घूम रहा है। तो फेयरनेस, जस्टिस, फेयरनेस होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ यहाँ देखने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी यानी फ्रीडम, यानी कि हर चीज का फ्रीडम हो, ये भी नहीं होता है। आप देख लीजिए ईस्ट इंडिया में जो आपकी जो प्रेस गई थी, कुछ आपके जो ये होते हैं प्रेस लोग, तो उसके जो आपके गए थे तो उसको क्या UPI लगा के जेल में बंद कर दिया गया। फ्रीडम नहीं है, आपको प्रेस की फ्रीडम बहुत कम में मिलता है। सबसे इंडिया का बहुत खराब सिचुएशन है। बहुत आपका देश जो है इतना बड़ा देश है, लेकिन इसका रैंक देखिएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस तो बहुत नीचे है।
जो कि बहुत खराब दयनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार को काम करना चाहिए कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस हो ये आगे है, हम इस पे रैंक पे बहुत ऊपर तक आए। जितना ऊपर आएंगे उतना डेमोक्रेसी होगा, उतना अच्छा देश बनेगा, डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि हर कोई को बराबर हक मिलेगा। फिर इक्वालिटी हो, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो। एब्सेंस यानी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी जात किसी धर्म के इस पर, जो कि अभी नहीं होता है। इसका खुला एग्जाम्पल आपका सीए बिल है। सीए जो बिल पास की गवर्नमेंट, इसमें डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने मिलता है धर्म के नाम पे, कि इस धर्म को इतना धर्म को लेंगे, एक धर्म को नहीं लेंगे। तो इस पे क्या पता चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर ब्रदरहुड, फर्टर्निटी हो, ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो आपस में। तो ये भी देखिए एकदम आजकल के माहौल में एकदम खराब हो गया है भाईचारा। भाई खाली नाम का भाईचारा है, कोई उधर बात कर रहा है, कोई एक दो आज ही का न्यूज है कि मारो सबको। तो ये भाईचारा कहाँ तब खत्म कर रहा है पंडित लोग। तो यहाँ पे इमोशनल वननेस होना चाहिए, हमारे इमोशनल वननेस होना चाहिए। कोई खराब है तबीयत तो उसको जाके दिखलाया जाए, लेकिन ये भी नहीं दिखता, इमोशनल वननेस भी नहीं दिखता है। रोड पे धक्का मार गया तो लोग घोला बना के उसको देख रहे, कहा हुआ। अरे भाई देखो क्या, देख क्या रहे, उसको उठाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ। तो भीड़ लगा गोला बना के उतना आदमी देख रहा है। या पुलिस को कम से कम कॉल कर दो, नजदीकी पुलिस वाले को लेके चल जाए पुलिस को। इमोशनल वननेस होना चाहिए। फिर ब्रदरहुड होना चाहिए। कोई किसी को मार रहा है तो भीड़ एक देखिएगा, बहुत दिन आपका ज्यादा दिन पुराना ये नहीं है कि एक आदमी को भीड़ मारता है तो कहा मार रहा है, तो दूसरा आदमी मार, तीसरा आदमी पता चला कि दूसरे धर्म का है तो ले और मारता है। ये क्यों भाई हुआ भाई? ये भी देखिए ब्रदरहुड को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। क्यों मार रहा तो बचाओ उसको, क्यों मारेगा? उसके हाथ में कानून थोड़ा है। अगर कुछ गलत काम किया तो कानून को दो, फैसला करेगी, कानून क्या है बना है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी चलें कोई काम करें तो ब्रदरहुड हो, इमोशनल वननेस हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म का है तो इसको मारो, इसको काटो, इसको पीटो, ये हमारे धर्म का नहीं है, चला इसको हटा। ये सब आपको जब इसका बहुत अफसोस होता है बाद में, जब कीजिएगा तो बाद में क्या है, क्योंकि सब करने से कोई फायदा नहीं है। आप किसी दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ढलना मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्या कीजिएगा मार के। और देखिएगा आप बहुत पैसा ले लीजिएगा तो क्या आदमी इनसे अच्छा आदमी नहीं बनेगा, अमीर बन जाइएगा। आपको बहुत सारा जमीन आ जाएगा, लूटपाट कर लीजिएगा जमीन बहुत सारा, तो जमींदार बन जाएगा। अच्छा आदमी थोड़ा बनिएगा। अच्छा आदमी कैसे बन जाइएगा? अच्छा आदमी अच्छे कर्म से बनिएगा। जब अच्छा कर्म कीजिएगा, इमोशनल वननेस होगा, आपको भाईचारा होगा, फिर आपको हर किसी का हक दीजिएगा, इसको अच्छा आदमी कहते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा आदमी बन गया, बहुत महान आदमी बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो बड़ा आदमी थोड़े बन गया जो बहुत जमीन, तो जमींदार बना, बड़ा आदमी क्यों बना? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना तो बिजनेसमैन बन गया ना। वो कहा बड़ा आदमी थोड़ा बना, वो बिजनेसमैन बना, ग्रेट पर्सन नहीं बना। अपने कर्म से अच्छा बनो। बुद्ध देख लीजिए, गौतम बुद्ध, ये भी क्या अच्छा आदमी थे। देखा कि हर तरफ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, ये सबको हटाओ, ये सब बेकार चीज है जुल्म करना। तो ये सब अच्छा आदमी लोग इस तरह बनो। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा उसा ले लिया भाई। उंगली मार खान का आप कहानी सुने होंगे, किस तरह उसने बुद्ध ने उसको 1000वां उंगली लेना निकला था, किस तरह उसको समझाया बुझाया। ये सब ग्रेट आदमी है, वही करता। और उस तरह नहीं, उसको वो बुद्ध नहीं होते तो क्या बुद्ध को भी मार देता, अगर वो नहीं होते, उसके विचार में उनका वैसा नहीं होता तो काट मार में कुछ नहीं रखा हुआ है। आराम से दम अच्छा आदमी बनिए, इमोशनल वननेस लाइए, ब्रदरहुड लाइए, फेयरनेस लाइए हर चीज में, फिर भाईचारा रहिए। फिर धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए, सरकार करती है। ऐसा आप भी कीजिएगा तो कैसे होगा? अगर कोई सरकार ऐसा कर रही है, धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो उस सरकार को हटाओ। क्या जरूरत है ऐसे सरकार का कानून के खिलाफ काम करे? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू और जय हिंद।